हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एच टेट पीजीटी पेपर की। एच टेट मतलब हरियाणा टेट, जो अभी हुई थी नवंबर 2019 में, उसका आज हम पीजीटी का पेपर लेकर आए हैं। पीजीटी के पेपर में हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जो आपको आगे आने वाली रीट एग्ज़ाम की संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा। रीट के अंदर आपको डेफिनेटली इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, अभी जैसे सीटेट एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन चल रही है, लेकिन जल्दी उसकी एग्ज़ाम भी होगी। और उसके बाद केवीएस की वैकेंसी आने की भी संभावना है, वो 100% है। उसमें भी 3 से 3,500 पीआरटी की पोस्ट हैं वो आने वाली हैं, इसलिए उसमें भी साइकोलॉजी के पार्ट में और हिंदी और इंग्लिश के पार्ट में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो ये देखिए दोस्तों, ये पीजीटी का पेपर है। इसमें हम सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हल करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता, मतलब योग सीखने पर गुणा सीखना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर, अनुक्रमिक, पार्श्विक, पार्श्वीय या द्विपार्श्वीय। तो दोस्तों, इसमें है कि पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। जैसे उदाहरण दे रखा है कि योग के बाद में गुणा संक्रिया में सहायता करना, योग संक्रिया है वो गुणा में सहायता करती है, तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है अनुक्रमिक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसमें दे रखा है ऑप्शन सेकंड। अब इसमें ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, लेकिन दोनों में हम तुलना करेंगे तो अनुक्रमिक है या सिक्वेंशियल इंग्लिश में देखें तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है, मतलब विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन की बात कर रहा है ये, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अधिगम का यह कारक संबंधित है विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, कार्य की पक्ष से या मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो दोस्तों, प्रजातांत्रिक संगठन है वो सामाजिक पक्ष से अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी इसमें ऑप्शन सेकंड राइट है, सामाजिक पक्ष से। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों की प्रकाया प्रकारात्मक नियतता, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर या प्रबंधन करना। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के लिए समस्या सुधार में, समस्या को मतलब कोई समस्या आ रही है उसके समाधान में सुधार हेतु उपयुक्त नहीं है? कौन सा ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, इसमें तो हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रकारात्मक नियतता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन फर्स्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक है वो पढ़ रहा है, क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, या फिर न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक है वो पढ़ रहा है, और वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन वो पढ़ रहा है, लेकिन वो खुद ही तो पढ़ रहा है ना, कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि तू पढ़ नहीं है, तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो वह खुद पढ़ रहा है, इसलिए यह उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। मतलब बच्चा प्रतिस्पर्धा में सीखता है, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, मतलब किसी को देख देख कर सीखता है, लेकिन वो खुद अपने आप से, जैसे कोई प्यारी लता या गाना गुनगुना रहा है, अपने आप कर रहा है। यहाँ पर भी वो बाहुबली की किताब है, चित्रकथा पुस्तक, वो अपने आप पढ़ रहा है, किसी को कहने पर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगर किसी का कहने से पढ़ता या फिर प्रतिस्पर्धा में पढ़ता तो ये हो जाता बाह्य अभिप्रेरणा, लेकिन वो अपने मन की शांति के लिए पढ़ रहा है, इसलिए ये अभिप्रेरणा होती है आंतरिक। अब आता है अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह या पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? मतलब पक्षपात से बचाव के लिए पूछिए इसमें।
विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना और आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ये पक्षपात से बचाव के लिए मतलब कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है, तो विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर है कोहलब्रुक के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? पूर्व प्रचलन स्तर, प्रचलन स्तर, पश्चिम प्रचलन स्तर या आपसी अंतर्वैयक्तिक स्तर। तो दोस्तों इसमें मतलब कीवर्ड क्या दे रखा है कि आंतरिकरण पर आधारित होता है। कोहलब्रुक के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास है वो बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है, मतलब खुद के स्तर पर है। तो ये दोस्तों होता है पांचवें चरण और छठे चरण में, मतलब तीसरी अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें देर का है कि बाह्य कारकों पर आधारित नहीं होकर केवल आंतरिकरण पर आधारित होता है। आंतरिकरण है वो कोहलब्रुक के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे ही आंतरिकरण पर आधारित होता है, उसकी नैतिक शिक्षा होती है। और हम मतलब कन्वेंशनल स्टेज की बात करें तो दोस्तों ये इसमें होता है पुरस्कार और दंड से सर्वाधिक प्रभावित होता है उसका। और सबसे जो पूर्व या प्री कन्वेंशनल स्टेज हम कहते हैं उसमें बालक वो परिवार के लोगों से ही नैतिकता की बातें सीखता है। और नैतिकता मैं कहूँगा मतलब अभाव होता है, नैतिकता होती नहीं है बिल्कुल। तो ये हो गया दोस्तों। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा आंतरिकरण पर आधारित है, इसलिए हो जाएगा पश्च पर्सनल स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब आता है अगला क्वेश्चन। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावित तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा या प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 है सततता या निरंतरता द्वारा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बहुत ही हार्ड दे रखी है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें पूछा है कि दोस्तों बालक का आहार है उसकी लंबाई को प्रभावित करता है और उसके चिंतन को भी प्रभावित करता है, समस्या के समाधान करने के तरीकों को भी मतलब बालक को आहार है वो प्रभावित करता है। तो इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा और निरंतरता द्वारा। अब दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये क्यों होगा इस बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि पेपर भाषा थोड़ी टफ है इसलिए चर्चा करनी जरूरी है वरना समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों बालक का आहार की बात कर रहा है, अब आनुवंशिकी तो हो नहीं सकती क्योंकि आनुवंशिकी में तो बालक का आहार की कोई बात नहीं होती है। फिर प्रारंभिक और बाद के अनुभव भी आहार में नहीं आएंगे, निरंतरता भी नहीं आएगी क्योंकि आहार है वो हर देश के अपना एक अलग आहार होता है। जैसे हम शेखावाटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ खाया जाता है, अगर हम मतलब दक्षिणी राजस्थान की बात करें या दक्षिणी भारत की बात करें तो वहाँ पे चावल खाए जाते हैं, उत्तर भारत में और कुछ खाया जाता है, पश्चिमी भारत में कुछ खाया जाता है। तो ये आहार है वो उसकी वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब आहार का मतलब यहाँ पे वातावरण हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बालक में कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक या आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? मतलब आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है, ये योजना इसमें पूछी है। नंबर एक ऑप्शन है एक बहुचयनात्मक या बहुविकल्पी परीक्षण देना, विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की कालरेखा बनवाने का कार्य करवाना, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों को इस प्रकार की कार्य पत्रक करने को देना जिसमें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो, ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन या खंडन कीजिए। तो दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। आलोचनात्मक चिंतन है वो विद्यार्थियों में सर्वोत्तम प्रकार से कौन सी विधि से हम प्रेषित कर सकते हैं ये बात इसमें पूछी है। तो दोस्तों सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर 4, मतलब लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री क्यों थे, तो इसमें उसको आलोचना करनी है, मतलब उसकी बढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसमें जो कमी थी वो भी बतानी पड़ेगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो ये सब चीज़ें आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्योंकि अब बहुविकल्पी परीक्षण देना इसमें आलोचनात्मक चिंतन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो
आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो फिर भी आप एक उत्तर तो आराम से कर ही दोगे, और वो तुक्के से भी सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन नहीं होकर लास्ट वाला ज़्यादा इसमें बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। और यही मतलब जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वे ऑथेंटिक आंसर है, आंसर किसी लिए हुए हैं, इसलिए आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तादाद में या पहचान संकट, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन, या पहचान मोचन या निषेध या फोरक्लोजर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मतलब जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तो दोस्तों इसमें पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस का उसे सबसे ज्यादा संकट रहता है पहचान बनाने की। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 में ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। किशोर विद्यार्थियों के लिए कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, और लास्ट ऑप्शन है एक झुका हुआ समतल या पहाड़ी को बनाना या निर्माण करना। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना क्या है? तो दोस्तों एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सेकंड। फिर आता है अगला क्वेश्चन। वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है 20/70 से 20/200, दोष निवारक लेंसों के साथ 20/20 दृष्टि, या दोष निवारक लेंसों के साथ 6/6 दृष्टि। ऑप्शन नंबर 4 है 20/10 से 20/30। तो दोस्तों इसमें है ये मतलब रटने वाली चीज़ है 20/70 से 20/200। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट है। अब कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आया ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लो कि कुछ भी आ सकता है, साइकोलॉजी के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षु केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वह है अन्वेषीय अधिगम, मार्गदर्शित अन्वेषीय अधिगम, समस्या आधारित अधिगम, या परियोजना आधारित अधिगम। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित या छात्र केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, तो वो अधिगम कौन सा होता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। क्योंकि मार्गदर्शन कर रहा है अध्यापक, इसमें देखो विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से मतलब निर्देश दे रहा है, और मतलब अध्यापक के प्रश्न और निर्देशों की सहायता ले रहा है, इसलिए वो हो जाएगा मार्गदर्शन या गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बिल्कुल राइट है, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। फिर आता है अगला क्वेश्चन। बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है, और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत है अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार के, मंद अधिगमकर्ता सीखने वाले के, मानसिक मंदता के, या स्मृति लोपन के। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि ये जैसे अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार, ये विकार वाला टॉपिक है, इसमें से रिट में भी 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए थे, उससे पहले वाले एग्जाम में भी आए थे। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से विकार वाला टॉपिक करना है, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे के अंतर्गत शायद सभी विकार हैं वो हो सकते हैं, आराम से याद भी हो जाएंगे। उसका वीडियो मैं जल्दी इस चैनल पे लेकर आऊँगा, आप वो देख लेना, आपका क्वेश्चन है वो उससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो बालक के वे लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, अब केंद्रित नहीं रह पाता मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि अवधान न्यूनता। अब ये यहाँ पे मतलब आपको क्वेश्चन करने की ये ट्रिक है कि मान लो बिल्कुल भी नहीं आ रहा फिर भी अब ये एक लाइन आपने यहाँ पे देख ली कि वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता। अब केंद्रित नहीं रह पाता मतलब अवधान न्यूनता हो गया, तो इसमें इस ट्रिक के साथ भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार के। और दोस्तों ये विकार वाले हैं लगभग 10 से 12 विकार हैं शायद, और उसमें डिसलेक्सिया वाले भी, अगर हम वो अधिगम वाले निर्योग्यता वाले भी विकार शामिल करें तो लगभग 20 से 25 विकार हैं।
जिसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे रिट में भी। उसका वीडियो जल्दी मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर उससे बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जैसे मतलब 2 सिद्धांत दे दिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये। देखिए मतलब यहाँ पे दे दिया आपको कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। अब ये सामाजिक संज्ञान सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया इतना समझने के बाद। बांडुरा ने दिया, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। बांडुरा के द्वारा दिया गया था सामाजिक संज्ञान सिद्धांत और वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ पे ये चीज आप याद रख लें कि ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, पारिस्थितिकी सिद्धांत। अब इसके अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं काल तंत्र से, सूक्ष्म तंत्र से, वृहत तंत्र से या बाह्य तंत्र से। तो दोस्तों ये है सूक्ष्म तंत्र से, माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें राइट है, माइक्रो सिस्टम। क्या क्या माइक्रो सिस्टम में विद्यार्थी का परिवार आ गया, साथी आ गए और विद्यालय आ गया आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं बहुत ही सूक्ष्म तंत्र से या बहुत ही मामूली रूप से। अब आता है अगला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है स्कैफोल्डिंग, अंतः व्यक्ति निष्ठा, निर्देशित सहभागिता या आसन विकास क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें क्या पूछे कि वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो और परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। तो ये है दोस्तों आसन विकास क्षेत्र, या इसको ही हम कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ZPD। ये फुल फॉर्म भी आती है दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत। अभी अगर आपने RPSC फर्स्ट ग्रेड वाले मेरे पेपर देखे हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन, तो इसमें शायद मैथ का पेपर था। क्योंकि मैथ का क्यों था, क्योंकि मैथ की एग्जाम मैंने भी दी थी, तो मैथ में ये क्वेश्चन आया था ZPD किससे संबंधित है, तो ZPD है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। और इसमें होता है कि कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो वह कहलाता है आसन विकास क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। आप कैसे भी आ सकता है, आसन की जगह समीपस्थ विकास क्षेत्र भी लिखा सकता है, या फिर ZPD की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब आता है अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी तर्कना, स्थानिक तर्कना और अमूर्त तर्कना। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? अब औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है चौथी अवस्था जो 11 या 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, तो उसमें मतलब कौन सी अवस्था से संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषता? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी तर्कना या स्थानिक तर्कना या अमूर्त तर्कना। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि स्थानिक तर्कना वो इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि स्थानिक तर्कना वो तो तीसरे स्तर में स्टार्ट हो जाती है, जब बालक 7 वर्ष से या 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, वो भी स्थानिक तर्क है वो करने लग जाता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं पर तर्क है या विचार कहें हम, वो आने लग जाते हैं तीसरी अवस्था में। और चौथी अवस्था में होती है अमूर्त या फिर आदर्शवादी या परिकल्पना या निगमनात्मक तर्कना, उसको हम कहते हैं चौथी अवस्था में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून या कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त हैं। पारुल को मुख्यतः है डिसकैलकुलेलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेसिस। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें है कि पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि अब औसत बुद्धि की बात करें तो दोस्तों 90 से 110 है वो औसत बुद्धि आती है, और 110 से हो जाएगा औसत से अधिक बुद्धि। जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है। अब यहाँ पे देखिए, अब पठन आ गया, वर्तनी आ गया, और उसके गणित के ग्रेड है वो काफ़ी ऊंचे, मतलब उसको डिसकैलकुलेलिया नहीं है, और ग्राफ ग्रुप वो आते हैं गणित के, तो डिसग्राफिया रोग भी उसको नहीं है। फिर एक डिस्फेसिस, एक है डिसलेक्सिया। अब लेक्सिया हमें पता है कि पठन संबंधी विकार होता है, और यहाँ पे देख भी रखा है कि पठन या वर्तनी या सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड है वो अत्यधिक न्यून या कम है, तो उसको रोग हो जाएगा कौन सा? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, डिसलेक्सिया।
दोस्तों इससे संबंधित मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। ये विकार है आज के इस क्वेश्चन में भी, इस पेपर में भी मतलब दूसरा क्वेश्चन आ गया है इससे संबंधित, और रिट में भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। अपने प्रयोजन पर विवेचना करने की पूछ रहा है दोस्तों। आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, या आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें राइट है, ऑप्शन थर्ड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। विशिष्ट कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, गतिवर्धन या सामान्य कक्षा में संवर्धन। तो दोस्तों इसमें प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहा है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। अब दोस्तों प्रतिभाशाली बालक ही हैं वो, तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण वो किसी काम का नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण तो आप सबको पता होगा कि जो बालक को मतलब कमजोर होते हैं या फिर मंद गति से सीखते हैं, तो जो उनमें कमी रह जाती है उनको उपचार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण काम में आता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालकों के लिए पूछ रहा है, तो प्रतिभाशाली बालकों में कमी नहीं होती है, इसलिए उनका उपचार भी नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किशोर जन मुख्यतया बालिकाएं कठोर आहार आदतों या अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है। एनोरेक्सिया नर्सोवा, बाध्यता या मनोग्रस्ती, तंत्रिका ताप, तंत्री के विकास विकार, या बुल्मिया नर्सोवा। तो दोस्तों इसमें है कि किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों या अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। मतलब कठोर आहार आदतों मतलब ज़्यादा खाना खाती हैं, तो वो रोग कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बुल्मिया। बुल्मिया में ज़्यादा खाना खाया जाता है, और एनोरेक्सिया नर्सोमा में बुखार आ जाता है, मतलब बिल्कुल ही नए के बराबर खाना खाया जाता है और दुबली पतली होना, ये तो हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्सोमा में। और इसमें है कठोर आहार, या मैं कहूँ कि मतलब ज़्यादा खाना खाना, ये आता है बुल्मिया नर्सोमा में। तो ये दोस्तों 21 क्वेश्चनों में लगभग तीसरा क्वेश्चन है वो मनोवैज्ञानिक विकार मैं कहूँ तो उनसे 3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जल्दी उसका वीडियो आएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, या फिर है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना। चौथा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। तो दोस्तों इसमें है कि कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से मतलब परिभाषित करता है। तो दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब समावेशी की बात कर रहा है, तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना होती है, तो इसमें समावेशी शब्द कैसे आएगा। समावेशी शब्द तो है कि सामान्य बालकों के साथ ही उनको मतलब पढ़ाना चाहिए, ये समावेशी शब्द होता है अर्थ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, और संवेगों की निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है, ये बात पूछी है। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है वो इसमें सही है, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। और अगला क्यों नहीं है, क्योंकि संवेग है वो जीव की स्थायी अवस्था नहीं है। संवेग तो 2 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे कितने भी मतलब टाइम रह सकता है, लेकिन स्थायी अवस्था नहीं होती है वो। और संवेग है वो आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत नहीं होती है दोस्तों, बाह्य उद्दीपनों के द्वारा जागृत किए जाते हैं। संवेगों की निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती है दोस्तों। निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए नहीं होती है, समान अर्थ लिए होती है। तो इस प्रकार हो जाएगा कौन सा कथन सही है, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यवहारिक शैली, आवेगी शैली, सतही शैली, या गहन शैली। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर
उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा गहन शैली। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा, गहन शैली। क्योंकि इसमें दे रखा है कि विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करना, इसलिए होगा गहन शैली। अब आता है अगला क्वेश्चन, इस प्रकार बोलना या लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है भाषा का व्याकरण, भाषा का ध्वनिग्राम या फोनिम, भाषा का व्यवहारिक रूप, या भाषा का रूपग्राम, इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फिम। अब दोस्तों इसमें है कि इस प्रकार बोलना या लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे, इसमें हो जाएगा भाषा का व्यवहारिक रूप। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, भाषा का व्यवहारिक रूप। आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है दल या टीम शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, सहयोगी अधिगम, या अन्वेषण अधिगम। अब दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें है कि अधिगम एक से अधिक साथी हो गए, तो अभिक्रमित अनुदेशन में तो अकेला व्यक्ति सीखता है, सब गति से सीखता है। तो इसमें होगा दोस्तों एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, मतलब उसमें कमी नहीं निकालते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, सहयोगी अधिगम। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद या परिणाम है, और विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें बालक विकास के बारे में मतलब कौन सा कथन है वो विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत कथन पूछा है हमसे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। अब दोस्तों विकास में समान कैसे हो सकते हैं? किसी व्यक्ति में बुद्धि है वो ज़्यादा पाई जाती है, या किसी में मतलब पैर लंबे हैं, किसी के हाथ लंबे हो जाएंगे, किसी में कौन सा गुण ज़्यादा आ जाएगा? तो क्योंकि विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप होता है, तो सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, ये बात गलत है। और सभी व्यक्तियों का विकास का जो प्रारूप होता है वो समान होता है, न कि उनके विकास में समान होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड या मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है भाषिक बुद्धि, देहिक या गतिबोधक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों इसमें है कि दूसरों के मूड की बात कर रहा है, दूसरों के मूड की बात कर रहा है, इसलिए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इंग्लिश वाला आप ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि हिंदी में पता नहीं क्या आ जाता है लिखा हुआ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। ऑप्शन नंबर 3 अंतर्व्यक्ति का वो दूसरों के बारे में बात कर रहा है, और अपने बारे में करता तो अंतराव्यक्तिक होती, मतलब ऑप्शन नंबर 3 वो इसमें राइट हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है साध्यात्मक विचार, ट्रांजिटिव निष्कर्ष या संक्रमणीय अनुमान, संज्ञानात्मक मानचित्रण या विकेंद्रीयकरण। तो दोस्तों इसमें है कि किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता पूछी है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों साध्यात्मक विचार, प्रपोर्शनल थॉट। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, साध्यात्मक विचार। फिर आता है ये साइकोलॉजी का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल या अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं? एंटी जर्सिल्ड, ईबी हर्लोक, आईपी डेविस या एच सोरेनसन। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जर्सिल्ड की ये परिभाषा है दोस्तों, अच्छी परिभाषा है। एग्जाम में ये 2 परिभाषा ही आती है, या तो स्टेनले हॉल वाली आती है या फिर जर्सिल्ड वाली आती है। ये आप दोनों याद कर लें, जर्सिल्ड की आपके सामने है, और तनाव और तूफान और संघर्ष काल है वो हो जाएगी स्टेनले हॉल की। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी के दोस्तों 15 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, शुद्धिजन, सरलतापूर्वक और द्रवीभूत। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध शब्द सरलतापूर्वक। क्यों है? क्योंकि पू है वो उसमें छोटा ऊ दे रखा है, जबकि पूर्वक में बड़ा ऊ आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, 3 सरलतापूर्वक। फिर आए संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विश्व प्लस एक विश्व के, अधम प्लस ऋण अधमर्ण, प्री प्लस कृत परिष्कृत, और तत् प्लस अनंतर तदंत्र। तो दोस्तों इसमें असंगत विकल्प को चुनना है।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व प्लस एक के विश्व के, ऑप्शन फर्स्ट वो इसमें राइट है। फिर आता है अगला, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ? व्युत्पत्ति, व्याधि, व्यापादित और विनाशिक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, मतलब दो उपसर्गों का योग नहीं पूछा है, मतलब दो उपसर्ग नहीं है जबकि एक ही उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विनाशिक, क्योंकि विनाश प्लस इक है। तो अब इसमें मूल शब्द बात करें तो नाश हो जाएगा, और इसमें वी उपसर्ग है और लास्ट में एक प्रत्यय जोड़ने से वी का आई हो जाता है, तो विनाशिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें एक ही उपसर्ग है, दो नहीं है। फिर है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग है वो नहीं हुआ है? जन्म रोगी, जलजात, राजद्रोह है और पदाक्रांत। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पदाक्रांत, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है, पदाक्रांत। फिर अगला क्वेश्चन, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित करता है? निश्चित संख्यात्मक विशेषण, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या पूर्णांक बोधक संख्यात्मक विशेषण। तो दोस्तों इसमें है कि आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो दोस्तों इसमें है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आता है अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवाच्य, अवधि, अवधन, या अविनष्ट। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है कि अव उपसर्ग का प्रयोग पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवधन, नहीं सॉरी दोस्तों अवचन है ये, तो अवचन, हाँ अवचन है शायद लिखा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन इसमें है ऑप्शन नंबर सेकंड अवधि, अव प्लस धी, क्योंकि अवचन में तो अ उपसर्ग हो गया, अ प्लस वचन, अवधि में अव प्लस धी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, और व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असंगत विकल्प है, ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, ऑप्शन नंबर 3 है वो असंगत है। अब आता है अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? परोसिया, छिड़काव, पछतावा और गड़गड़ाहट। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा परोसिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है, परोसिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिषमांसा, विद्वत प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति, सट प्लस मास, सणमास, शरद प्लस माला, शरण माला। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि असंगत विकल्प बताना, तो असंगत विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 सट। सट आता है इसमें दोस्तों, सठ नहीं आता, छोटी सी मिस्टेक है, सट प्लस मास आता तो सणमास हो जाता, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर आती है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? नकटापन, शानापन, अपनापन और गोरापन। तो दोस्तों इसमें है अपनापन, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण वो विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है, अपनापन। फिर अगला क्वेश्चन, मोनू सबसे गठिया विचारों वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? स्वतंत्र अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, या उत्तमावस्था। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उत्तमावस्था, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है, उत्तमावस्था। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्रिया के संबंध में असंगत कथन को चुनिए। गौण क्रम के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। यदि वाक्य में दो क्रम हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है। मतलब जिन्हें क्रम के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर आना, उड़ना एवं तैरना गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन नंबर सेकंड असंगत है। यदि वाक्य में असंगत कथन को पूछा है कि यदि वाक्य में दो क्रम हो तो क्रिया से किसे और किसको प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है, ये असंगत कथन दे रखा है इसमें। फिर आता है अगला क्वेश्चन,
वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। द्रष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट और अंत्येष्टि। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है, अंत्येष्टि, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्द मतलब शब्दों के वाचक पद हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आता है दोस्तों, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? य, व, र और ल। तो दोस्तों पार्श्विक वर्ण होता है वो है ल, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इंग्लिश वाले हम फिर कभी करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।